Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ और सांप्रदायिकता पर चिंता करते करते हम भूल गए हैं कि हमारे पैरों तले भी जमीन खिसक रही है। एक के बाद एक संकेत अनदेखे किए जा रहे हैं और अब हाल ये है कि हम जैसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं। जो त्योहार हमारे लिए खुशी का मौका होता था वो अब हमारे लिए एक डर का साया साथ ला रहे हैं। धकधकी लगी रहती है कि कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर फसाद होता है और जो फसाद के बाद होता है वो उससे भी बुरा होता है और माहौल में आते हैं बयान ऐसे लोगों के जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जिन्हें लाखों हजारों लोग सुनते हैं। उनकी छोटी छोटी बातों के मायने निकाले जाते हैं और तब पैदा होती है फसाद की गुंजाइश। बात करेंगे ऐसे लोगों की दिन की बड़ी खबर में, लेकिन पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे से जुड़ी। दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दिल्ली में द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने जॉनसन का स्वागत किया। भारत में हुए स्वागत सत्कार से जॉनसन इतने खुश हुए कि गदगद नजर आए। यहां तक कह दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन हूं। मुझे ये ग्रैंड वेलकम बहुत पसंद आया। प्रधानमंत्री मोदी का मैं शुक्रगुजार हूं। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बात हुई। इस दशक में दोनों देशों के संबंधों को दिशा देने के लिए पिछले साल महत्वाकांक्षी रोडमैप 2030 लॉन्च किया गया था। आज इसका रिव्यू किया गया, नए लक्ष्य तय किए गए। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट के मुद्दों पर आपसी साझेदारी की बात हुई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले साल के अंत तक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता भी हो जाएगा। रक्षा साझेदारी की बात आई तो ब्रिटेन ने कहा कि हम लड़ाकू विमान बनाने में भारत की मदद करेंगे। दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी थी क्योंकि यह मुलाकात ऐसे मौके पर हुई जब रूस और यूक्रेन का संकट अपने चरम पर है। ब्रिटेन यूक्रेन की तरफ है। प्रधानमंत्री जॉनसन बीते दिनों कीव की सड़कों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ घूमते नजर आए थे। मोदी जॉनसन की बातचीत के दौरान यूक्रेन का मुद्दा उठा। आज दोनों नेताओं ने इस पर बात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने आज भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना की, लेकिन भारत और रूस के संबंधों पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा भारत और रूस का ऐतिहासिक संबंध है, दुनिया इस बारे में जानती है, ये तुरंत नहीं बदलेगी। इसके अलावा बोरिस जॉनसन से भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या, जो कि फिलहाल लंदन में हैं, उन पर भी सवाल जवाब हुआ। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण के मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनको लेकर बहुत सी मुश्किल हो रही है। यूके सरकार ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। हम उन लोगों का स्वागत नहीं करते हैं जो भारत में कानून से बचने के लिए हमारी कानूनी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि भारत ने ब्रिटेन के पीएम जॉनसन के सामने खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया। इस पर जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन सरकार भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। फ्रेंड, हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी सुर्खी बिहार से है। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी रखी थी। आरजेडी की तरफ से की गई इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार ने शामिल होकर सबको चौंका दिया। सुबह ही डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत मिली थी, जिसके बाद हुई इफ्तार पार्टी में नीतीश का पहुंचना सुर्खियों में आ गया। सीएम आवास और राबड़ी देवी के आवास के बीच मात्र 20 मिनट का फासला है।
नीतीश कुमार ने पैदल ही पूरे 5 साल बाद इस फासले को पार किया। इससे पहले अंतिम बार 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार राबड़ी आवास गए थे। तब वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। 12 दिन पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट लिखा था, एंट्री नीतीश चाचा। अब ये तस्वीरें आई तो सुगबुगाहट होने लग गई। इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान भी थे। बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता पहुंचे थे। राजनीति से इतर एक इफ्तार पार्टी भारतीय सेना की तरफ से भी दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा गया, कीपिंग द अलाइव ट्रेडिशन ऑफ सेक्युलरिज्म, एन इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी इन अरनोरा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। कुछ महामूर्खों ने इस पर भी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया। देश की सेना की नीयत पर ऐसे लांछन लगाने वालों को हमारी दूर से नमस्ते है। अगली सुर्खी के लिए हम चलेंगे गुजरात, क्योंकि सूबे में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के बयानों से लग रहा है कि वहां पार्टी में कुछ ठीक चल नहीं रहा। हार्दिक पटेल लगातार प्रेस में बातें कर रहे हैं, कभी पार्टी नेतृत्व पर, कभी पार्टी के फैसलों पर सवाल करते हैं, कभी गुजरात की कांग्रेस की इकाई पर, तो कभी प्रतिद्वंदी भाजपा की तारीफ कर देते हैं। पटेल ने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व उन्हें दरकिनार कर रहा है और पिछले 3 सालों से वो शिकायत करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। बीते दिनों उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे किसी दूल्हे की नसबंदी करा दी गई है। फिर एक अखबार में हार्दिक ने यह भी कहा कि भाजपा में कुछ बातें अच्छी हैं जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए, जैसे अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावी होना और राम मंदिर का बनना। भाजपा में फैसले लेने की क्षमता है। ये सारी बातें सामने आई तो अटकलें लगने लगी कि हार्दिक पटेल क्या भाजपा में जा सकते हैं। यहां तक कह दिया गया कि एक तरफ प्रशांत किशोर पार्टी को बदलने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वालों की लंबी कतार बनती जा रही है। वैसे हार्दिक ने आज कह दिया है कि वो भाजपा से संपर्क में नहीं है। ये उनकी तरफ से दिया गया बयान है। चौथी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी सूबे के दौरे पर जाने वाले हैं और ठीक 2 दिन पहले माने आज जम्मू के सुजवा में आतंकवादियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। आतंकवादियों ने उस बस को निशाना बनाया जिस पर सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान थे। उस गाड़ी में 15 जवान मौजूद थे। जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की जिसमें दोनों आतंकवादी मारे गए। इनसे AK-47 राइफल और सैटेलाइट फोन बरामद हुए। सीआईएसएफ की तरफ से भी एक अधिकारी शहीद हुए। दर्शक जानते हैं कि शुजुआ मिलिट्री स्टेशन हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। 2013 और 2018 में यहां आतंकवादियों ने जवानों और आम नागरिकों की हत्या को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर को किले की तरह तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी और धार दे दी है। उस पर और जोरों से तैयारी की जा रही है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर में पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की। बर्क के कुछ विवादित बयान आपने सुने होंगे। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पूरी दुनिया चिंता कर रही थी। वो सोच रहे थे कि आम लोगों का वहां क्या होगा, महिलाओं पर कैसी बंदिशें लगाई जाएंगी, अल्पसंख्यकों का क्या होगा। इन्हीं सारी चिंताओं के बीच आम अफगानी इतने परेशान थे कि हवाई जहाज के पहियों पर लटक कर देश छोड़ने की कोशिश करने लगे। 1-2 की जान भी गई। इस बीच बर्क साहब का बयान आया। पुलिस के मुताबिक बर्क के बयान में अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर चिंता नहीं बल्कि स्वागत था। उन्होंने तालिबान का स्वागत किया और अफगानिस्तान पर कब्जे के अभियान की तुलना भारत के स्वाधीनता संग्राम से कर दी थी। कितना अजीब बयान था। उसके बाद भाजपा नेता राजेश सिंघल ने शिकायत दर्ज की और तब बर्क के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 से यानी राजद्रोह की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। खूब चर्चा हुई थी, आलोचना होने लगी। बर्क ने तब सफाई में कहा कि उनकी बात को बिना संदर्भ पेश किया गया और गलत आरोप लगाए गए। वो भारत की नीतियों के साथ हैं लेकिन नुकसान हो चुका था। तब बर्क के बयान की निंदा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में की थी। बहुत चर्चा थी उस खबर की। दिसंबर 2021 में बर्क ने लड़कियों की 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते नजर आए। उन दिनों केंद्र सरकार के उस बिल पर चर्चा हो रही थी जिसके तहत लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल की जानी थी। बर्क ने उसका भी विरोध किया। स्थानीय अखबारों के मुताबिक उन्होंने तब कहा था कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई तो वो आवारगी करेंगी। बर्क के मुताबिक जल्द ही शादी हो जानी चाहिए तो बेटी का पिता चिंता मुक्त हो जाता है। बेतुका बयान था। माँ बाप की इज्जत बची रहती है। बिल्कुल बेतुका बयान। लोकसभा पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बर्क ने आगरा विश्वविद्यालय से BA की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, बर्क ने संभल में कई शिक्षण संस्थान खुलवाए।
वो संसद की जिन कमेटियों में शामिल रहे उनका संबंध मानव संसाधन विकास, कानून और अल्पसंख्यक कल्याण मामलों से रहा। इसका मतलब है कि बर्क ने लंबा समय सार्वजनिक जीवन में दिया। उनके पास पर्याप्त मौके थे एक बेहतर सोच पैदा करने की, लेकिन उन्होंने जो चुना उसका ब्यौरा हमने आपको दे दिया। अब आते हैं बर्क के ताजा और हालिया बयान पर, सुनिए। इससे पहले यानी वो जुमातुल विदा आएगा, तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो ऊपर भी जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हज़ारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का, ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। लेकिन बहरहाल हम अमन चाहते हैं, तो ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो? तो मेरी गुजारिश है कि एडमिशन इसमें अलर्ट रहे और उसके दिन भी जो जुमतुल विदा होगा, जुमे की नमाज होगी, उसमें बहुत आदमी होगा, वहाँ पर माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, बिजली पानी का सबका, और ईद के दिन भी माकूल इंतज़ाम हो। ईद एक बहुत पुरअमन और मोहब्बत का त्यौहार है जो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक देता है। तो इसलिए इन हालात में मेरी यही आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मांग है कि ये इस बात का ध्यान रखें, इसमें गफलत न बरतें। अभी पिछले दिनों में ये 2 वाक़े जो हुए, एक मस्जिद पर रंग डाला गया और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई, तो देखिए मुसलमानों को हमने बहरहाल समझा बुझाकर बहरहाल कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए, और न हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यही गुजारिश है कि इस पर ईद पर और अलविदा पर माकूल इंतज़ाम रहना चाहिए, बिजली पानी का, सफाई। सबसे पहले आपको बर्क के बयान का संदर्भ बताते हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। 2017 में एक निजी टीवी चैनल सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान के ने कह दिया था कि जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है। तब सुरेश चौहान के मस्जिद में जल चढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। तब सुरेश चौहान के ने यह तक कह दिया कि हम हरिहर मंदिर में जाना चाहते हैं और उसके अंदर जल चढ़ाना चाहते हैं। यूपी पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तभी से यह मामला रह रहकर सिर उठाता रहता है। बर्क जल चढ़ाने के ऐसे ही ऐलानों की बात कर रहे थे, पुलिस बंदोबस्त की मांग कर रहे थे, लेकिन खून बहाने वाली बात कितनी आसानी से फिसल सकती है हम सब जानते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखी गई होती और बर्क का यह बयान तारीफ बटोरता, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिक्रिया झेल रहा है, सुनिए। संभल से सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि संभल की जामा मस्जिद में जो लोग वहां पे जल चढ़ाएंगे तो इतना खून बहेगा कि कभी हिंदुस्तान ने इतना खून नहीं देखा होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की जमीन अब खिसक चुकी है, इसलिए वहां के नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, और जनता को उनका सच पहले ही मालूम चल चुका था, इसीलिए वो सत्ता से बाहर हैं, और अब वो सत्ता से बाहर है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी करके समाज की एकता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आज का उत्तर प्रदेश है, यहाँ आज का समाज मिलजुल कर एकजुटता के साथ रह रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था है, किसी भी तरीके का कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ भी उत्तर प्रदेश में नहीं बर्दाश्त किया जाता है। आम जनमानस को आज का उत्तर प्रदेश, हमारी सरकार के काम, हमारी सरकार की योजनाएं पसंद हैं, और तभी हम इतने सुकून के साथ उत्तर प्रदेश में आज रह रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में दानिश आजाद अंसारी ने यह प्रतिक्रिया दी। इस पूरे प्रकरण पर संभल के कप्तान चक्रेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस बर्क के बयान को दिखवा रही है और कानून अपना काम करेगा, अगर गलत होगा तो एफआईआर भी हो सकती है। दूसरा नंबर है मौलाना तौकीर रजा का। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष हैं और आला हजरत दरगाह से भी जुड़े हैं। रजा ने प्रेस से लंबी चौड़ी बातचीत की। इसमें वो देश के ताज़ा माहौल पर अपनी राय रखते नजर आए। जहांगीरपुरी में जो हुआ उस प्रकरण पर बात करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही प्रधानमंत्री पर आंख मूंदने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी को धृतराष्ट्र बताते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। इसी बयान में न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पर भी टिप्पणियां की। आखिर में कहा कि अगर एक तरफा कार्रवाई की जा सकती है तो अन्याय को लेकर दिल्ली में रणनीति बनाकर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।
अक्सर विवादित बयान देने वाले तौकीर रजा के बयान पर यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कहा वो विवादों के घेरे में है। सुनिए क्या कहा। मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए। रजा की सड़क पर उतरने वाली बात पर अब बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बयान के जवाब में कहा कि कानून तोड़ने वालों के लिए जेल में जगह कभी कम नहीं पड़ेगी। सुनिए। जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिनको अमन चैन पसंद नहीं है, उनके लिए जेलों में हमेशा स्वागत होता है। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर अगर जल चढ़ाएंगे तो इतना खून बहाएंगे कि भूल जाएंगे सब। सभी को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का हक है, लेकिन किसी के भी कानून तोड़ने की इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब चलते हैं राजस्थान। वीडियो सुबह से वायरल है। राजस्थान के अलवर में एक मंदिर गिरा दिया गया और उसको लेकर चर्चा थी। मंदिर पे बुलडोजर चला। दावा किया गया कि मंदिर 300 साल पुराना था। इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने सुबह ट्वीट किया और उसके बाद ये खबर बनी। ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना मंदिर, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही है कांग्रेस का सेकुलरिज्म। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लिखने वालों की झड़ी लग गई। यह मंदिर अलवर के राजगढ़ के सराय मोहल्ले में था। कांग्रेस सरकार को इसको लेकर घेरा जाने लगा। जानकारी जुटाने पर पता लगा कि मामला 18 अप्रैल यानी 4 दिन पुराना है, आज का कोई मामला नहीं है। पता लगा कि राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे, मगर दिलचस्प बात यह रही कि राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का ही शासन है। एक पार्षद को छोड़कर सभी पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया भी बीजेपी के हैं। इसके बाद खेल पलट गया। जिले में डीएम शिव प्रसाद का आदेश सामने आया। आदेश में लिखा है, राजगढ़ मेला चौराहे से गोल चक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान में बाधा और अवैध अतिक्रमण हटवाए जाने के संबंध में नगर पालिका ने सर्वसम्मति से यह आदेश पारित किया। इसके तहत कई और पक्के निर्माण गिराए गए। आदेश की कॉपी के आखिरी पैरा में मंदिर के संबंध में विस्तार से लिखा है। लिखित जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान पूर्व निर्मित 2 मंदिरों पर कार्रवाई की गई। एक मंदिर जो हाल में ही नाले के ऊपर बना था उसे गिराया गया। मूर्तियों को पहले ही हटा लिया गया था। हटाई गई मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया गया। दूसरे मंदिर जिसका वीडियो बनकर वायरल हुआ उसके संबंध में भी जानकारी दी गई। मंदिर पर कार्रवाई हुई मगर उसका गर्भगृह पूर्णतः सुरक्षित है। मूर्तियों को विधि पूर्वक ससम्मान हटवाया गया। साथ ही आदेश में यह भी लिखा था कि सर्वसम्मति से हटाई गई मूर्तियों को नई जगह पर स्थापित करने का काम भी नगर पालिका राजगढ़ करेगी। ये पूरी कहानी जानने के बाद ये तय करना आसान हो जाता है कि आस्था को ठेस कौन पहुंचा रहा था और आस्था का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कौन करना चाह रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि अगर देश में शांति चाहते हैं तो पहले छोटी छोटी बातों पर फसाद की गुंजाइश ढूंढने से बचना होगा। जो ढूंढते हैं उनसे भी और खुद भी ढूंढने से, और खुद को शांत रखना होगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। अब लल्लन टॉप बुलेटिन में आखिर में कू की राय। आज हमने दर्शकों से पूछा कि अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर और मस्जिद को क्या हटाया जाना चाहिए। 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और ना कहने वाले 6% लोग थे। अगर आप भी हमारे कू पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी लल्लन टॉप को फॉलो करें। हम कू पर आपको अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। आप हमें अपनी राय LT शो ऑन कू के साथ कू पर बता सकते हैं। हम उसे भी दी लल्लन टॉप शो में शामिल करेंगे। जाते जाते एक जरूरी बात, ऑड नारी पर हम जल्द ही आपके लिए एक नया शो परवरिश लेकर आने वाले हैं। जैसा कि शो के नाम से जाहिर है कि शो पेरेंटिंग टिप्स देने वाला है, तो अगर आप भी यंग मम्मी पापा हैं तो ये शो आपके बेहद काम आने वाला है। देखने के लिए ऑड नारी पर बने रहें। और इतना खर्चा हो ही गया है तो किताब की दुकान पर जाकर इंडिया टुडे हिंदी का ताजा अंक जरूर खरीदिएगा।
इस बार आप जानेंगे कि भारत में सांप्रदायिक संघर्ष को टालने के लिए 7 अलग अलग विचार परंपराओं की नामचीन हस्तियां क्या सोचती हैं। पिंजड़े में बंद गणेश प्रतिमा की बात होगी जो चर्चा में बनी हुई है, और जानेंगे बिहार में नकली कन्हैया के बारे में। जब हमने खर्चे की बात की तो हम ये भी बताएंगे कि पैसे कमाना कैसे, ये भी मैगजीन आपको बता देगी। तो खरीदिए और पढ़िए इंडिया टुडे मैगजीन। आज के लिए लंच टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।